एक रात जब मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने अपने कमरे से निकलकर रसोई में जा रही थी तो मेरी आंखें उस कमरे पर जाकर अटक गई जहाँ कोई नहीं जाता। मतलब वो कमरा हमेशा बंद रहता है। उस पर बड़े बड़े मोटे मोटे ताले लगे हुए थे जिसे आज तक किसी ने भी नहीं खोला। वो कमरा सभी कमरों से हटकर था। मतलब एकदम किनारे, जिसे आज तक हम लोगों ने कभी खोलकर नहीं देखा क्योंकि उसकी चाबी किसी के पास नहीं होती। कमरा का दरवाज़ा खुला देखकर मैं जल्दी जल्दी अपने कदम उस ओर बढ़ाने लगी ताकि देख सकूं कौन है वहाँ और आखिर क्या है उस कमरे में जिसे आज तक हम लोगों से छुपा कर रखा गया है। मैं आहिस्ते कदमों के साथ जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, वो दरवाज़ा बंद हो गया। एक क्षण के लिए लगा कि उस दरवाजे पर नॉक करूं, फिर रुक गई। फिर मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपने हाथ को नॉक करने के लिए जैसे ही उठाया, वैसे ही मेरे कंधे पर एक हाथ आकर रुकी, जिसके एहसास से मैं बिल्कुल डर गई और मेरे पसीने छूटने लगे कि तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे कावेरी, तुम यहाँ हो? और वहाँ छोटा बाबू रो रो के बेहाल हो रहा है। तुम भी न करने कुछ आती हो और करती कुछ और हो। अब चलो जल्दी, नहीं तो छोटा बाबू रो रो कर घर सिर पर उठा लेगा। मेरा पति विकास बोले जा रहे थे और मेरा ध्यान उस दरवाजे पर अटका था। मैं सुनने में खोई थी कि फिर विकास कहते हैं, अब चलोगी या यहीं खड़ी रहोगी? पर विकास, वो कमरा, अरे कावेरी, क्या वो कर रही हो? अब चलो भी। ऐसा कहकर विकास मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जा रहे थे और मैं पीछे मुड़कर उस दरवाजे को घूर रही थी कि आखिर वहाँ है कौन। आज फिर मैं उसे देख नहीं पाई। पिछले कई महीनों से हर अमावस की रात मैं उस दरवाजे को खुला देखती हूँ, पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या राज है उस कमरे का और कौन जाता है वहाँ। मैं कई बार इस बात का जिक्र भी की अपने पति से, पर उन्होंने ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि कोई नहीं है वहाँ, बस तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई जाता है, पर कावेरी, तुम्हें पता है ना, वो कमरा पिछले 20 सालों से यूं ही बंद है, कोई नहीं गया वहाँ। मैं विकास की बात सुनकर फिर से बोल पड़ी, पर आज वो कमरा खुला था, मैंने देखा है। फिर वही फालतू की बातें कावेरी, यहाँ बच्चा रो रहा है, उसे देखने के बजाय फालतू की बातों पर बहस कर रही हो। गुस्से से विकास ऐसा कहकर सो जाते हैं और मैं अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते वही सब सोच रही थी। मुझे इस घर में आए 4 साल हो गए हैं, पर कुछ महीनों से यह अजीब सा देखकर मन बड़ा विचलित सा हो जाता है। वैसे तो घर में मैं, मेरे पति और सासू माँ ही रहते हैं, क्योंकि ससुर जी मेरी शादी के पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है इस घर में। सासू माँ भी अच्छी है, थोड़ी शांत स्वभाव की है। फिर मुझसे ये भेद क्यों छुपाया जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पति से पूछो तो वो बात टाल देते और सासू माँ से पूछो तो वो कहती उनके ससुर जी के समय से ये कमरा बंद है और आज तक उसे खोलने की कोशिश किसी ने भी नहीं की, क्योंकि उनकी सासू माँ ने इस कमरे को खोलने से मना किया था और आज तक कोई इस कमरे को खोलने की कोशिश भी नहीं किया। पर मेरी आँखों ने जो देखा उसे कैसे झुठला दूँ? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो कमरा खुला था और अब मैं उस कमरे का राज जानकर ही रहूँगी। इस तरह मैं अगले आने वाले अमावस की रात का इंतज़ार करने लगी। मैं पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। बच्चे को सुलाकर मैं भी सोने का एक्टिंग करने लगी। विकास भी सो चुके थे। रात के 11 बजने को थे। मैं चुपके से उठकर उस कमरे के आसपास छुप गई। थोड़ी देर यूं इंतज़ार करते करते मेरी हल्की सी आंख लग गई और जब आंख खुली तो वो दरवाज़ा बंद होने जा रहा था।
घड़ी की तरफ आंख घुमाया तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। मैं भागकर आहिस्ते से उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि तभी मुझे लगा कि दरवाज़ा हल्का खुला है। मैं उसी थोड़े से जगह से कमरे के अंदर झांकने लगी और जब मेरी आंखें उस पर टिकी तो मैं दंग रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो मैंने देखा था अभी अभी। लाल रंग की साड़ी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर बड़ी लाल बिंदिया और मांग में सुर्ख लाल सिंदूर लगाए जैसे ही थोड़ी रोशनी में आई, मैं देखकर अचंभित रह गई। मेरी आंखें जो देख रही थी और जो सुन रही थी उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। आज अपनी सास का ऐसा रूप देखकर मैं हैरान थी और उस पर से भी हैरानी इस बात की कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जिनका कोई वजूद ही नहीं था। मैं ये देख ही रही थी कि अचानक सास जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, रुक जाइए विकास के बाबूजी, रुक जाइए, मत जाइए। माँ जी की बात सुनकर मैं वहाँ से भागने लगी कि तभी माँ जी मुझे पकड़ लेती है और गुस्से से चीखते हुए कहती है, क्यों किया ऐसा तूने बहू? आज तेरी इस गलती की वजह से तेरे ससुर जी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर सदा के लिए चले गए। आज उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया और वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कहते कहते मेरी सासू माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं कुछ कहती उससे पहले विकास भी उठकर आ चुके थे और वो भी सासू माँ को देखकर हैरान हो गए। इससे पहले कभी वो ऐसे अपनी माँ को नहीं देखा था, इसलिए विकास अपनी माँ से इसके पीछे का कारण पूछता है। फिर विकास की माँ पूरी कहानी सुनाती है। आज से 20 साल पहले एक रात विकास के बाबूजी शराब पीकर घर आए और शराब के नशे में मुझसे झगड़ा करने लगे और मुझे मारने पीटने लगे। मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगी कि तभी वहाँ विकास आ जाता है और मुझे ऐसे मार खाते और रोते देखकर वो अपने हाथों से मारने लगता है। पर विकास के बाबूजी रुक ही नहीं रहे थे, मारे जा रहे थे और मैं चीख रही थी, जिसे देखकर विकास अपने बाबूजी के कपड़ों को जोर से खींचता है कि तभी उनका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाते हैं। पर गिरने वक्त उनका सिर वहीं रखे लोहे के संदूक से टकरा जाता है और उनके सिर में जोरदार चोट लग जाती है। वो लहूलुहान होकर गिर जाते हैं और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय विकास मात्र 7 साल का था और मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी। मैं देखकर बहुत डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। अस्पताल लेकर जाती तो पुलिस को पता चल जाता और मैं अपने पति के साथ साथ अपने बेटे को भी हमेशा हमेशा के लिए खो देती। इसी डर से मैंने विकास के पिता को यहीं अपने कमरे में दफनाने का फैसला लिया। उस समय ये घर 1/3 बन चुका था और वो कमरा जो आज भी ठीक वैसे अधूरा का अधूरा है, उसी के ज़मीन में मैंने अपने पति को गाड़ दिया और उस पर तुलसी का पौधा लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो। उस हादसे के बाद मैं हमेशा आत्मग्लानि से मरती जा रही थी और खुद को दोष देने लगी थी। मेरा दूसरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। उन कुछ दिनों में मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। जीने की आस खत्म हो चुकी थी। पर विकास को देखकर थोड़ी हिम्मत आ जाती थी। पर विकास के बाबूजी के मौत के 1 साल बाद मैंने फैसला लिया कि अब मैं नहीं जीऊँगी, मर जाऊँगी। और यही सोचकर मैं पहाड़ से कूदने लगी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखी तो विकास के बाबूजी का साया था। मैं उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। उस दिन अमावस की रात थी और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वो दिन भी अमावस की रात थी। तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो गोदावरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा और हर अमावस की आधी रात को तुम 16 श्रृंगार करके बिल्कुल सुहागन की तरह उसी कमरे में मुझे मिलने आना। मैं उस दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना
इस बात का जिक्र किसी के पास भूलकर भी नहीं करना और ना ही इस राज का पता किसी को चलना चाहिए, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी लोक कर छोड़कर चला जाऊंगा। तब से आज तक मैं हर अमावस की रात 16 श्रृंगार करके तेरे बाबूजी से मिलने जाती थी उस कमरे में, पर अब वो कभी नहीं आएंगे इस लोक में। आज वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। सच्चाई जानकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत दुख और रोना आ रहा था। उसकी वजह से उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनकी नादानी में किया गया एक अपराध उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया था। वो फूट फूट कर रोने लगता है और अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। माँ मुझे माफ़ कर दे माँ, बाबूजी को बोलना मुझे माफ़ कर देंगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया माँ। नहीं मेरा बच्चा, तूने कुछ नहीं किया, वो तो एक हादसा था, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है विकास। पता नहीं उस दिन तेरे बाबूजी को क्या हो गया था, इससे पहले कभी वो ऐसा नहीं किए थे। शायद ये होनी थी जो घट गई। कहते कहते गोदावरी जी की आंखें नम हो जाती है, फिर कुछ पल शांत होकर कहती हैं, हम कल ही तेरे बाबूजी का पिंडदान करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आने वाली उनकी ज़िंदगी सुख चैन से बीते। सुबह होते ही विकास पंडित जी को बुलाता है और अपने बाबूजी का पिंडदान करता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है। आज सही मायने में उन्हें इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। प्रिय दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं